हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल हिंदी कॉमिक्स वाला पर आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में आखिरी द लास्ट सर्वाइवर श्रृंखला का भाग फर्स्ट, आखिरी रक्षक। संजय गुप्ता पेश करते हैं आखिरी रक्षक, राज कॉमिक्स से मेरा जुनून। ध्रुव, तुम यहाँ? क्या हुआ है यहाँ? सर चकरा रहा है। यह कौन सी जगह है? पता नहीं, कुछ याद नहीं आ रहा। उफ, मुझे भी कुछ याद नहीं आ रहा कि मैं यहाँ कैसे आया। एक मिनट, यह तो साटी, SATI, यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है। यानी हम दिल्ली में हैं। कोई बड़ी भयंकर घटना घटी है यहाँ शायद। उस घटना के आफ्टर शॉक के कारण हम दोनों पार्शियल मेमोरी लॉस का शिकार हुए हैं। यह सब कैसे हो गया? इस जगह को देखकर तो लगता है जैसे यहाँ भीषण बमबारी हुई है। मस्तिष्क में जो सवाल घुमड़ रहे हैं उनका जवाब फिलहाल हम दोनों के पास ही नहीं है। हमें यहाँ किसी ऐसे को ढूंढना है जो कि हमारे सवालों का जवाब दे सके। पूरे साटी में एक भी इंसान नहीं है, ना जिंदा ना मुर्दा। शायद यहाँ मौजूद लोग आपदा से पहले ही यहाँ से सुरक्षित निकल गए होंगे। ये मोबाइल फोन्स, घड़ियाँ, चश्मे आदि यहाँ कार्यरत वैज्ञानिकों के होंगे। इनका इस तरह यहाँ होना तुम्हें अजीब नहीं लग रहा परमाणु? शायद वे लोग भागने की जल्दी में इन्हें छोड़ गए होंगे। भागने की जल्दी में? मोबाइल फ़ोन तो छोड़े जा सकते हैं, लेकिन अपनी घड़ियाँ व पावर के चश्मे भला इस तरह उतार कर क्यों फेंका जाएंगे? सभी घड़ियाँ और मोबाइल फ़ोन्स के टाइमर 4 जुलाई पर रुके हुए हैं। यह संयोग नहीं हो सकता। सवालों के जवाब मिलने के बजाय और सवाल खड़े हो गए। अरे, यह बात मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई? कौन सी बात? हमारे सवालों का जवाब एक शख्स दे सकता है। प्रोबोट, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? प्रोबोट, प्रोबोट जवाब दो। प्रोबोट, प्रोबोट। मैं प्रोबोट से संपर्क स्थापित नहीं कर पा रहा हूँ ध्रुव। मेरे परमाणु सूट के सेंसर्स को प्रोबोट के कोई सिग्नल नहीं मिल रहे हैं। तब तो प्रोबोट तक पहुंचकर ही कुछ पता चल सकता है। असंभव। पूरा का पूरा शहर बियाबान सूना पड़ा है। ऐसा लगता है जैसे सभी लोग एकाएक कहीं गायब हो गए हैं। मैं सोच रहा था कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी पुलिस या मीडिया साठी तक क्यों नहीं पहुंची। अब जवाब मिल गया। आसमान में परिंदे तक नजर नहीं आ रहे। एक मिनट परमाणु, नीचे देखो। इन गाड़ियों को देखो परमाणु। पूरे शहर में सभी गाड़ियां इसी स्थिति में हैं। एक दूसरे से टकराने की इनकी स्थिति से ऐसा लगता है जैसे इनके सवार इन्हें चलाते चलाते अचानक ही गायब हो गए हैं। यह है तो अजीब, लेकिन अभी हमारा प्रोबोट की लैब तक पहुंचना ज़्यादा ज़रूरी है ध्रुव। हमें अति शीघ्र लैब तक पहुंचना है। रोबोट का शरीर बिल्कुल निर्जीव है। प्रोसेसर, कंडेंसर सर्किट, पावर, बैटरी सब कुछ ठीक ठाक है, फिर भी इसका मशीनी शरीर काम नहीं कर पा रहा। मैं स्टार ट्रांसमीटर के द्वारा कमांडो हेडक्वार्टर से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फ्रीक्वेंसी कनेक्ट नहीं हो रही। घर का नंबर, पापा और श्वेता का मोबाइल फ़ोन भी कनेक्ट नहीं हो रहा। ब्रह्मांड रक्षक फ्रीक्वेंसी भी काम नहीं कर रही। किसी भी ब्रह्मांड रक्षक से संपर्क स्थापित नहीं हो रहा। लैब के सैटेलाइट और इंटरनेट कार्य नहीं कर रहे। कहीं दिल्ली के साथ साथ पूरी दुनिया तो खाली नहीं हो गई? राजनगर, मोमेंट्स लेटर। हे भगवान, लगता है सरस्वती जी गलत समय पर तुम्हारी जवान पर विराज हो गई परमाणु। वाकई पूरी दुनिया गायब हो गई है। कमांडो हेडक्वार्टर के इंटरनेट कनेक्शन भी कार्य नहीं कर रहे। कमांडो फोर्स का भी कोई पता नहीं। पुलिस स्टेशन, मंत्रालय, अस्पताल सब कुछ खाली पड़ा है। कोई परिंदा तक नहीं है। हमें बाकी शहर चेक करने होंगे ध्रुव। मुंबई, मुंबई भी सुनसान है। महानगर, महानगर का भी यही हाल है। सभी ब्रह्मांड रक्षक भी गायब है। दिस इज इम्पॉसिबल। या तो हम दोनों कोई सपना देख रहे हैं, या फिर हम किसी तरह के समय आयाम में फंसे हुए हैं। नहीं ध्रुव, यह ना तो कोई सपना है, ना ही कोई समय आयाम। जब हम दोनों को होश आया उस समय सूरज ठीक हमारे सिर के ऊपर था, और अब सूरज डूबने वाला है। समय अपनी निश्चित गति से चलायमान है। तो हमें पता लगाना होगा परमाणु की ऐसा क्या हुआ कि एकाएक पूरी दुनिया गायब हो गई। कैसे और कहाँ पता लगाएंगे हम? हमें पूरी दुनिया घूमनी होगी परमाणु। कहीं न कहीं कोई ना कोई मिलेगा। वैसे भी अब हमारे पास दुनिया भर का समय है। हमारे पास वक्त नहीं है, बिल्कुल वक्त नहीं है।
यदि जल्दी हमने इस गड़बड़ का पता लगाकर इसे ठीक ना किया तो पूरा ब्रह्मांड तबाह हो जाएगा। यह सारी गड़बड़ पृथ्वी से शुरू हुई है। तो इंतजार किस बात का है टेरेज? खिल खिल करके बिखेर दो पृथ्वी को। यदि हमने ऐसा किया तो मुसीबत खत्म होने के बजाय और बढ़ जाएगी जॉर्ज। पृथ्वी के नष्ट होने से ट्रांसफ्यूजी असंतुलित होकर हर आकाशगंगा और ग्रह में फैलने लगेगा। नतीजा सिर्फ ब्रह्मांड का विनाश होगा। तो फिर हम क्या करें? हमें पृथ्वी पर जाकर इस गड़बड़ के स्रोत को ढूंढकर उसे ठीक करना होगा, बिगड़ा हुआ संतुलन वापस बनाना होगा। तो समय नष्ट मत करो टेरेज, यान पृथ्वी की ओर ले चलो। RIO डेनेरियो, रियो डेनेरियो। मुझे नहीं पता कि परमाणु की तुम प्रकाश गति से उड़ सकते हो। मैं खुद आश्चर्यचकित हूँ ध्रुव। मेरा परमाणु पावर सूट मुझे लगभग 4000 मील प्रति घंटा उड़ने की गति प्रदान करता है, परंतु अभी मैं 6 ट्रिलियन मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ रहा हूँ। परमाणु पावर सूट या कोई भी मानव शरीर इस गति के दबाव को बर्दाश्त नहीं कर सकता, शक्ति को छोड़ के। माचू पिचू पेरू। यदि मैं तुम्हारी परमाणु एनर्जी से भरी इस शटल में नहीं होता तो मेरा शरीर भी खिलखिल हो जाता। मैं इतने आराम से उड़ पा रहा हूँ जैसे मैं हमेशा से इसका आदी रहा हूँ। स्टेचू ऑफ लिबर्टी, न्यूयॉर्क। अब तो यह सिद्ध हो गया है कि इस पूरे विश्व में हम दोनों आखिरी बचे हैं। वी आर द लास्ट सर्वाइवर। तो अब हम क्या करेंगे ध्रुव? जब किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ना सूझे तो हमें बैक टू बेसिक्स होना पड़ता है। मतलब प्रॉब्लम यह है कि विश्व में पेड़ पौधे वनस्पति आदि तो अपने स्थान पर है, लेकिन जीव जंतु सभी गायब हो चुके हैं। हमें पृथ्वी के उस हिस्से में जाना होगा जहाँ हर पल जीवन की उत्पत्ति होती है। इस रेन फॉरेस्ट में अकेले कीट पतंगों की 2.5 मिलियन प्रजातियां मौजूद है। पशु व पक्षियों की 2000 से अधिक प्रजातियों का घर है यह। यहाँ हर पल जीवन की उत्पत्ति होती है। हमें पता लगाना होगा कि प्रकृति अभी भी जीवन की उत्पत्ति कर रही है या नहीं। मैं तुम्हारा मतलब समझ गया ध्रुव। यहाँ के नमी से भरे वातावरण में करोड़ों लार्वा मौजूद होने चाहिए। मैं सूक्ष्म रूप में इस जगह का निरीक्षण करता हूँ। ध्रुव का शक सही था। प्रकृति में सचल जीवन की उत्पत्ति नहीं हो रही थी। वनस्पति और फफूंद पनप रहे हैं, लेकिन कीट पतंगों के अंडे और लार्वा जिनका इस वातावरण में मौजूद होना स्वाभाविक है, नदारद है। अरे, यह अंडे अभी आधा सेकंड पहले ही यहाँ नहीं थे। ऐसा लगता है जैसे यह अभी अभी वातावरण में प्रकट हुए हैं। इन अंडों का क्रमिक विकास सामान्य से कई तेज स्तर पर हो रहा है। नहीं, ये सामान्य मच्छरों के अंडे नहीं है। परमाणु को सूक्ष्म रूप में पानी में गए हुए 1 मिनट से ऊपर हो गया। अरे, यह आवाज़ कैसी है? ऐसा लग रहा है जैसे वहाँ पेड़ों के पीछे कोई है। शायद वहाँ कोई जानवर है या फिर कोई इंसान। हे भगवान, यह कौन सा जानवर है? मेरी परमाणु शक्ति काम नहीं कर रही। मैं खुद को सूक्ष्म से सामान्य आकार में नहीं ले पा रहा, और ऐसा लगता है यह अजीबोगरीब मच्छरों की फौज अपने पहले भोजन के रूप में मुझे देख रही है। गजब हो गया जॉर्ज। पृथ्वी पर रिवर्स ट्रांसफ्यूजन शुरू हो गया है। हम पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश कर चुके हैं। उत्तरजीवी की लोकेशन ट्रेस करो। लोकेशन ट्रेस हो गई है जॉर्ज। जिस स्थान से उत्तरजीवी के सिग्नल प्राप्त हो रहे हैं उसे पृथ्वी पर अमेजोन रेन फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। रिवर्स ट्रांसफ्यूजन के संकेत भी उसी स्थान से प्राप्त हो रहे हैं। उत्तरजीवी को तलाश कर इस गड़बड़ को फौरन ठीक करना होगा। सूक्ष्म रूप में आने पर मेरी शारीरिक संरचना अत्यधिक ठोस व सघन हो जाती है। इसी कारण के तलवार भालों जैसे तंतु मेरे शरीर को अब तक भेद नहीं सके, वरना मैं छलनी नजर आ रहा होता। पर मुसीबत यह है कि मैं सामान्य रूप में नहीं आ पा रहा, और सूक्ष्म रूप में मेरी कोई भी परमाणु शक्ति कार्य नहीं करेगी। अरे, यह कैसे हुआ? परमाणु शक्ति तो कार्य कर रही है। ऐसा प्राणी पृथ्वी पर किसी हाल में नहीं पैदा हो सकता है। यह तो किसी दूसरे ग्रह से आया लग रहा है। यदि यह प्राणी इस जंगल में पैदा हुआ होता तो यहाँ के वातावरण के प्रति इतना असहज नजर नहीं आ रहा होता। इसकी जीभ से अतिद्रव एसिड जैसा कोई चिपचिपा द्रव निकल रहा है, जिसने इतने मोटे पेड़ के तने को पल भर में गला दिया। यहाँ यहाँ यह यहाँ के वातावरण से ठीक से सांस नहीं ले पा रहा, इसलिए इसके वार सटीक नहीं लग रहे। इसकी इसी कमजोरी का फ़ायदा उठाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए मुझे भागना होगा। अगर मेरा अंदाज़ा सही है तो यह वही जगह, ऐसी जगह होनी चाहिए जिसकी मुझे तलाश है। मुझे अपने शरीर को गति देकर
एक बड़ी जंप लगानी होगी और मेरे पीछे आता यह प्राणी सीधे जाकर गिरेगा इस दलदल में। अत्यधिक नमी और वाष्प के कारण जमीन जगह जगह दलदली हो गई और खासकर जिस स्थान के आसपास पानी का स्रोत हो वहां जानलेवा दलदल होना लाजमी है। मुझे यकीन था कि इस जगह के नज़दीक ही कोई दलदल अवश्य होगा। दलदली मिट्टी पर चिपके अनगिनत सूखे सड़े पत्तों ने इस स्थान के दलदल होने की पुष्टि कर दी थी। तुमने देखा जोड, इस पृथ्वीवासी ने कितनी आसानी से हमारे ग्रह के सबसे खतरनाक जानवर टेट्राको को डाटा को हरा दिया, वह भी बिना किसी हथियार के। उत्तरजीवी विखंडन के संकेत इसी लड़के के पास से भी आ रहे हैं, पर यह उत्तरजीवी नहीं है। जो भी हो उत्तरजीवी, हाँ हमें उत्तरजीवी तक हमें यही पहुंचा सकता है। बंधक बनाओ इसे। हे भगवान, मैं आपसे जीवित प्राणी दिखाने की मिन्नत कर रहा था, तो मेरा यह मतलब नहीं था। शक्ल सूरत वेशभूषा और हथियारों से तो ये किसी दूसरे ग्रह के लगते हैं। इनसे भी मुझे यह दलदल ही बचा सकती है। हमने देखा था पृथ्वीवासी किस तरह तूने इस निगलने वाली धरती में टेट्राक्रो डाटा को फंसा दिया था। हम तेरी इस चाल में नहीं फंसने वाले। सीधे सीधे बता दे पृथ्वीवासी की उत्तरजीवी कहाँ है। ऑल राइट, दो बातें तो क्लियर है। पहली, ये दोनों भी वहीं से आए हैं जहाँ से इनसे पहले वाला आया था। दूसरी, यह दोनों इस टेट्राक्रोडाटा से ज़्यादा दिमाग रखते हैं। यानी ध्रुव बेटे, तू मुश्किल में है। एक बात जो समझ में नहीं आई वह यह है कि हमारे पास समय बहुत है। पृथ्वीवासी उत्तरजीवी कहाँ है बता दे, वरना तेरे जीवन का समय पूरा हो जाएगा। यह उत्तरजीवी क्या है? हमसे चालाकी करने की कोशिश मत कर पृथ्वीवासी। तेरे एब्रेजन ऑर्बिट से तीव्र उत्तरजीवी संकेत आ रहे हैं, जिनसे पता चलता है कि तू उत्तरजीवी का साथी है। ध्रुव के एब्रेजन ऑर्बिट से सबसे तीव्र संकेत तो मेरी ही आ रहे हैं। कहीं तुम्हें मेरी तलाश तो नहीं? उत्तरजीवी, यही है उत्तरजीवी। परमाणु, कहाँ रह गए थे तुम? मुझे लगा था मेरे पास तुम्हें सुनाने के लिए ब्रेकिंग स्टोरी है, पर तुमने तो यहाँ उससे भी बड़ी फैंटेसी फिक्शन तैयार कर रखी है। यह सारी गड़बड़ तेरी उत्पन्न की हुई है उत्तरजीवी। तेरी मौत की इस ट्रांसफ्यूजन की गड़बड़ को ठीक करेगा। तेरी बातें मेरे पल्ले नहीं पड़ रही, लेकिन मेरी बात गांठ बांध ले। ना तो मेरा नाम उत्तरजीवी है और ना ही मेरा हाल फिलहाल में मरने का कोई इरादा है। विखंडन प्रक्रिया के इस ने इस मानव की शक्तियों को कई हजार गुना एम्पलीफाई कर दिया है। यदि यह सूट एस्टेरॉयड बेल्ट से निकलने वाली विशेष धातु से निर्मित नहीं होता तो इसकी ऊर्जा मेरे परकच्छ उड़ा देती। परकच्छ तो अब इस उत्तरजीवी के उड़ेंगे इस डायाबोलेटर गन से। इस गन की ऊर्जा इसके शरीर को एक परमाणु रिएक्टर में बदल देगी। इसकी परमाणु ऊर्जा इसके शरीर में ही रिएक्शन प्रक्रिया को तीव्र गति प्रदान करके इसके शरीर को विखंडित कर धूल में मिला देगी। मुझे इसकी डायाबोलेटर गन से बचना होगा, पर कैसे? इस स्थिति में यदि मैंने ट्रांसमिट होकर बचने की कोशिश की तो शायद मेरे शरीर के अणु अभी ही ब्लास्ट कर जाएं। हा हा हा। उठो जोड़, हम कामयाबी के बेहद निकट हैं। उत्तरजीवी विखंडित होने ही वाला है। इन दोनों का पूरा ध्यान परमाणु को खत्म करने में लगा हुआ है, लेकिन इससे मुझे इनसे निपटने की प्लानिंग का मौका मिल गया। सबसे पहले परमाणु को इनसे बचाना होगा, पर कैसे? अरे यह क्या है? जोड़ के टकराने से जो पेड़ टूटा है उससे लेटेक्स निकल रहा है, जिसका प्रयोग रबड़ और गोंद बनाने के लिए किया जाता है। अब यह लेटेक्स परमाणु को बचाने के काम आएगा। उफ, यह क्या? कुछ भी नजर नहीं आ रहा। जितना समय इन्हें वस्तु स्थिति समझने में लगेगा उतना समय इनके हाथ से गन छुड़ाने के लिए काफ़ी है। हम थैंक्स ध्रुव, आज तुमने बचा लिया। यह कमबख्त चिपचिपा पदार्थ हेड गियर से हट ही नहीं रहा, इसकी वजह से कुछ नज़र नहीं आ रहा। हेड गियर खोलना होगा हमें। मुझे पता था ये दोनों झक मारकर अपने अपने हेड गियर खोलेंगे और इनके हेड गियर खुलते ही यह फल इन दोनों के सूट्स में पहुंचा दूंगा। आह, यह क्या चीज़ है? पूरे शरीर में भीषण जलन और फफोले हो रहे हैं। यह इस जंगल में पाए जाने वाले सेंचुरी प्लांट के फल है। इन फलों का रस मानव त्वचा के लिए एलर्जिक है, तेज जलन, खुजली व फफोले उत्पन्न करने वाला। मैंने सोचा जांच लूँ कि परग्रहियों पर इसका असर क्या होता है। आह, हमने ऐसे हमने ऐसे ऐसे हथियारों की मार झेली है जिसकी तू कल्पना भी नहीं कर सकता पृथ्वीवासी, परंतु ऐसी जलन और पीड़ा हमने पहले कभी नहीं झेली। इससे बचने का उपाय बता दे। हाय, कहीं हमारे प्राण ही ना निकल जाए।
लोगों को इससे बचने के लिए अपने अभेद्य सूट से बाहर निकलना पड़ेगा। फिर हम दोनों तुम्हें ऐसी स्थिति में पहुंचा देंगे जहां तुम्हें इस जलन व पीड़ा का एहसास ही नहीं होगा। मान गए ध्रुव, तुम्हारे दिमाग से ज़्यादा तेज हथियार वाकई इस पृथ्वी पर नहीं है। वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह दोनों एक ही बार में होश खो देंगे। इनसे पहले जिस प्राणी में ने मुझ पर हमला किया था उसे यहाँ के वातावरण में सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। मुझे पूरी उम्मीद थी कि इन्हें भी अपने सूट से निकलने पर वैसे ही दिक्कत पेश आएगी। एलर्जी ने वैसे ही इसके कसबल ढीले किए हुए हैं, जिस कारण यह हमारा एक भी वार नहीं झेल सके। इनके यहाँ आने और हम पर वार करने का कारण तो तभी ज्ञात होगा जब ये होश में। अरे, दोनों कहाँ गायब हो गए? मेरे विचार में अब हम दोनों को एक दूसरे को अपनी फैंटेसी स्टोरी सुना लेनी चाहिए। कुछ देर पश्चात जमीन के इस बड़े हिस्से में घास, झाड़ी और पौधे एक समान कुचले और झुलसे हुए हैं, जिससे साबित होता है यही वही स्पेसशिप उतरा होगा जिससे वे दोनों एलियंस आए थे, जो कि अब उनकी तरह ही गायब हो चुका है। पृथ्वी से अचानक सभी जीवित प्राणियों को गायब होने, एलियन मच्छर, टेट्रा क्रोडाटा, जोड टेरेज के यहाँ होने में जरूर कोई लिंक है ध्रुव। और इन सब का लिंक कहीं ना कहीं तुमसे परमाणु वे परग्रही तुम्हारे ही पीछे पड़े हैं। मैं भी यही सोच रहा हूँ ध्रुव, परंतु मुझे ऐसी कोई घटना याद नहीं आ रही। जोड ने मुझ पर वार करते हुए एम्ब्रेजन ऑर्बिट का जिक्र किया था। तुमने कहा था कि मेरे एम्ब्रेजन ऑर्बिट से तुम्हारे सिग्नल आ रहे हैं क्योंकि मैं तुम्हारे संपर्क में था। यह एब्रेजन ऑर्बिट क्या है? पृथ्वी प्रत्येक जीवित प्राणी के शरीर के इर्द गिर्द एक अदृश्य प्राकृतिक चुंबकीय घेरा होता है जिसे एब्रेजन ऑर्बिट कहते हैं। जब भी किसी जब भी प्राणी किसी अन्य जीवित प्राणी के संपर्क में आता है तब दोनों के चुंबकीय घेरों में एब्रेजन यानी घर्षण उत्पन्न होता है और दोनों प्राणियों के एब्रेजन ऑर्बिट में एक दूसरे के यह चुंबकीय कण अलग अलग होने के बाद भी सहज रह जाते हैं। पृथ्वी पर वैज्ञानिक अभी इस संदर्भ में शोध कर रहे हैं जो कि अभी काफ़ी शुरुआती चरण में है। उन परग्रहियों के पास एब्रेजन ऑर्बिट को मापने की शक्ति थी। ओह, क्या हुआ परमाणु? आश्चर्य की बात है ध्रुव, अभी मैं तुम्हें एब्रेजन ऑर्बिट के बारे में बता रहा था और एक क्षण बाद ही मैं अपने एब्रेजन ऑर्बिट में ज़बरदस्त चुंबकीय घर्षण महसूस कर रहा हूँ। मुझे जीवन ऊर्जा के तीव्र संकेत प्राप्त हो रहे हैं, पर मुझे तो आसपास कोई नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि यह संकेत मुझे इस स्थान से प्राप्त नहीं हो रहे। यह संकेत आ रहे चीचेन इट्जा साइट, मैक्सिको के चीचेन इट्जा नामक पुरातत्व स्थल के अवशेषों से। तुम अमेजोन जंगलों से यहाँ तक ट्रांसमिट हो सकते हो? अपनी आकस्मिक रूप से बहुगुणित हुई शक्तियों में से मैं खुद हैरान हूँ ध्रुव। शायद इसका कारण यही वही विघटन है जिसकी बात वे परग्रही कर रहे थे। आखिर कहाँ चली गई सारी दुनिया और साथ ही ब्रह्मांड रक्षक? धरती पर परग्रहियों का आना क्या सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर कोई गहरी साजिश? क्या सुपर कमांडो ध्रुव और वंडरमैन परमाणु खोज पाएंगे परकालों की धरती? चलिए दोस्तों, इस भाग को यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं इसके अगले भाग में। धन्यवाद।